Good evening, everyone. Welcome back to Target for IQ. I hope your studies are going well. And today we have come up with a series of most important Supreme Court and High Court judgments for the year 2025. जैसा कि आप सब जानते हैं, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में लैंडमार्क एंड रीसेंट केस लॉस की बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंस है। तो इस सीरीज के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट लीगल जजमेंट आप लोगों से मिस ना हो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। दिस विल बी अ सीरीज विच विल स्प्रेड अक्रॉस मेनी पार्ट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू विटनेस पार्ट 1 ऑफ द सीरीज। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। So the first judgment is Vijay alias Vijay Kumar versus State represented by Inspector of Police 2025. This case is based on exception 1 of section 300 of Indian Penal Code, that is grave and sudden provocation. अब इस केस में क्या हुआ, जस्टिस बी पर्दीवाला और जस्टिस एच महादेवन जो थे उनकी बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस की 2 जजेस बेंच, जिसने ये हेल्ड किया कि प्रोवोकेशन जो है इट शुड बी सच एज विल अपसेट नॉट मियरली अ हैस्टी, हॉट टेम्पर्ड और अ हाइपर सेंसिटिव पर्सन बट वन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड कामनेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो प्रोवोकेशन, जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है अंडर एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 300, वो ऐसा होना चाहिए कि कोई हॉट टेम्पर्ड का इंसान जो हाइपर सेंसिटिव जिसका नेचर हो, जिसका दिमाग हाइपर सेंसिटिव हो, सिर्फ वो ही प्रोवोकेट ना हो। एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान जो प्रूडेंट इंटेलिजेंस का हो, जो रीजनेबल इंसान हो, वो भी उस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से प्रोवोक होना चाहिए। अगर जो आपने प्रोवोकेशन कॉज करा वो इस तरीके का है कि एक ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, एक प्रूडेंट इंटेलिजेंस का मैन, एक रीजनेबल इंसान उस प्रोवोकेशन से प्रोवोकेट होगा, देन you might get the benefit of exception 1 of section 300. ओके, अब फैक्ट्स पे आते हैं इस केस के। इस केस में क्या हुआ, एक भाई साहब थे, वो रात को अपने एक मित्र के साथ आ रहे थे। रास्ते में आते हुए उन्होंने देखा कि कोई एक इंसान इंटॉक्सिकेटेड, बेहद ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में सड़क पर खड़ा है। उस इंसान से उनकी कोई बहस हो गई और गुस्से में जो भाई साहब आ रहे थे, जो कि एक्यूज्ड हैं, उन्होंने उठाई ईंट और सीधे दे मारी उस इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति के सर पे, जिसके वजह से, जिसके कॉन्सिक्वेंस में उस इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब जो इंटॉक्सिकेटेड इंसान था, जो डिसीज्ड है इस केस में, उसकी फैमिली ने केस करा हमारे एपेलेंट पे। एपेलेंट पे केस करा कि इन्होंने मर्डर किया है और इनको सजा दी जानी चाहिए, ही शुड बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। अब जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने बताया कि जब आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ अब्यूज इज अ मैटर ऑफ वेरी कॉमन अक्रेंस। आप रोजमर्रा की जिंदगी में आए दिन सड़क पे देखते होंगे लोगों के आपस में झगड़े हो जाते हैं, तो इट इज अ मैटर ऑफ वेरी कॉमन अक्रेंस। बट a reasonable man does not lose self control merely, this word is very important, merely on account of an ordinary exchange of abuses। कि एक ऑर्डिनरी सेन रीजनेबल इंसान, प्रूडेंट इंसान सिर्फ जरा से झगड़े से, जरा से स्कफल से अपना सेल्फ कंट्रोल लूज नहीं करेगा और सामने वाले को मारेगा नहीं, उसकी मृत्यु नहीं कर देगा, उसकी डेथ कॉज नहीं कर देगा। So the court did not treat an ordinary exchange of abuses as a basis for grave and sudden provocation। क्योंकि इन दोनों के बीच में, जैसा हमने पढ़ा, कि एक एक्सचेंज ऑफ अब्यूजेस हुआ, दोनों के बीच में बहस हुई, दोनों ने थोड़ी एक दूसरे को गालियां दी और जिसके वजह से लड़ाई बढ़ गई और एपेलेंट ने उठाकर उनको ईंट से सर पे उनके वार किया। अब क्योंकि उन्होंने वार किया सर पे, जो कि एक वाइटल बॉडी पार्ट है, तो यहां पर उस व्यक्ति की, जो इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई। अब कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने जजमेंट अपहेल्ड कर दिया और किसके अंदर उनको बेनिफिट दिया, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का,
और क्योंकि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट हाई कोर्ट ने दिया, तो जो कन्विक्शन था वो मर्डर से हटके वापस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में चला गया। अब इस व्यक्ति ने अपील करी सुप्रीम कोर्ट में कि जज साहब मेरा कोई दोष नहीं है और मेरे को आप एक्विट कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट सुनाया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने सजा दी है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की, और मर्डर की सजा जो नहीं दी है, जो कन्विक्शन आपने मर्डर में 302 में नहीं किया है, वो जजमेंट बिल्कुल सही है, मगर उस जजमेंट के पीछे जो हाई कोर्ट की रीजनिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो रीजनिंग गलत है। अब वो रीजनिंग कैसे गलत है? देखिए लॉ पॉइंट यहां पे क्या इन्वॉल्व है, एक्सेप्शन नंबर 1। अब क्योंकि एक्सेप्शन नंबर 1 है हमारा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। वो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? पहला, दैट द प्रोवोकेशन शुड बी सडन। दूसरा, दैट द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव इन नेचर। एंड तीसरा, दैट देयर वाज टोटल लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अब ये जो वर्ड यहां पे सडन लिखा है ना, दिस इज वेयर द कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन लाइज। ये जो सडन वर्ड लिखा है इसके दो एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट कि जो प्रोवोकेशन होना चाहिए वो अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले से सोचकर आए कि मैं सामने वाली व्यक्ति से जाके लड़ूंगा और प्रोवोकेट हो जाऊंगा और इस प्री प्लान प्रोवोकेशन करके आप उसका होमिसाइड कर देंगे। नो, दिस विल नॉट बी अलाउड इन द आईज ऑफ लॉ। द प्रोवोकेशन शुड एब्सोल्युटली बी अनएक्सपेक्टेड, नॉट प्री प्लान्ड। सेकेंडली, तो पहला पॉइंट हमारा सडन का क्या हुआ कि जो प्रोवोकेशन है इट शुड बी नॉट प्री प्लान्ड, इट शुड बी अनएक्सपेक्टेड, इट शुड बी सडन इन नेचर। सेकेंड, अब जो सडन का जो सेकेंड एलिमेंट है वो ये है कि प्रोवोकेटिव एक्ट में जब आपको प्रोवोकेशन रिसीव हुआ, जब सामने वाले व्यक्ति के एक्शन से आप प्रोवोकेट हुए और उसके बाद उस प्रोवोकेशन से आपने जो एक्ट करा, इन दोनों चीजों के बीच में, आपके प्रोवोक होने में और आपने जो एक्ट करा उसमें ज्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए। जो आपका एक्शन है प्रोवोक होने के तुरंत बाद वो एक्शन होना चाहिए, अदरवाइज आपको टाइम मिल जाएगा कूल डाउन होने का। एंड इन द आईज ऑफ लॉ यू विल नॉट गेट द डिफेंस ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। क्योंकि इट इज बट ऑब्वियस कि अगर हम किसी चीज से प्रोवोक होते हैं, हमें एकदम गुस्सा आएगा और एकदम गुस्से में हम कुछ भी अपना लूज करके सेल्फ कंट्रोल कुछ भी सामने वाले व्यक्ति के साथ कर सकते हैं, उसकी मृत्यु कर सकते हैं, उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी ने प्रोवोक करा और उसके बाद एक टाइम लैप्स हो गया, तो उस टाइम लैप्स के दौरान इट इज बट ऑब्वियस कि आपको सोचने समझने का, शांत होने का मौका मिल जाएगा। मगर फिर भी अगर आपने उस व्यक्ति की मृत्यु कर दी ये कहकर कि मैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के इफेक्ट में था, तो आपको कानून की सहायता नहीं मिलेगी। लॉ विल नॉट कम टू योर एड एंड यू विल बी कंडक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर अंडर 302 ऑफ इंडियन पीनल कोड। एम्पली क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि अब हम ये डिटरमाइन कैसे करें कि जो प्रोवोकेशन था वो ग्रेव एंड सडन था या नहीं था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको अपने आप से खुद ये सवाल पूछना होगा कि क्या इस सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन है, क्या इस सिमिलर फैक्ट्स में, इन सिमिलर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस में क्या कोई रीजनेबल प्रूडेंट व्यक्ति क्या इसी तरीके से एक्ट करता जिस तरीके से यहां पर एक्यूज ने करी? अगर आपका जवाब है ना, तो एक्यूज को यहां पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका जवाब है हां कि एक रीजनेबल, प्रूडेंट, इंटेलिजेंट, समझदार, कॉमन सेंस वाला इंसान भी इसी तरीके से एक्ट करता जिस तरीके से एक्यूज ने करा, तो वहां पर उस एक्यूज को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन मिल जाएगा और उसकी सजा मर्डर से हटके वापस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में चली जाएगी। इतनी बात एम्पली क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस। एंड इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जो मैंने आपको बताई कि सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन तो अपहेल्ड रखा, मगर कन्विक्शन के पीछे जो रीजनिंग थी उसको गलत ठहराया।
अब क्योंकि इस केस में कोर्ट ने कहा कि mere abuses, a man does not lose self control merely on account of an ordinary exchange of abuses, तो क्योंकि ये ऑर्डिनरी एक्सचेंज ऑफ अब्यूजेस था, तो यहां पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट एक्यूज को नहीं मिल सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट चाहता, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर हाई कोर्ट चाहता तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में कन्विक्ट करने के लिए हाई कोर्ट एक्यूज्ड को एक्सेप्शन 4, एक्सेप्शन 4 क्या है? सडन फाइट। सो एक्सेप्शन 4 ऑफ सेक्शन 300 इज सडन फाइट। तो कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट चाहता तो कन्विक्शन सस्टेन करने के लिए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में कोर्ट सडन फाइट का प्रिंसिपल अप्लाई करके एक्यूज्ड को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए कन्विक्ट कर सकता था। तो इसलिए कन्विक्शन तो अपहेल्ड रहेगा क्योंकि कोर्ट ने कन्विक्शन करा है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए ही, मगर इस कन्विक्शन के पीछे जो रीजनिंग थी कोर्ट की कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, वो रीजनिंग गलत, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो रीजनिंग बिल्कुल गलत है और सही रीजनिंग है कि इट वाज अ केस ऑफ सडन फाइट, एंड बिकॉज इट वाज अ केस ऑफ सडन फाइट द अक्यूज्ड इज लायबल टू बी कन्विक्टेड अंडर एक्सेप्शन 4 ऑफ section 300 which is sudden fight, and thus the accused will get the benefit of exception number 4 and his liability will be reduced from murder to culpable homicide not amounting to murder. अब हम आगे बढ़ते हैं। First case is done. It is a very landmark case. Next case is Dilip Kumar alias Dali versus State of Uttarakhand 2025. Another Supreme Court judgment, a very important Supreme Court judgment on a very important law point. In this case, a bench of Justice Rishikesh Roy and Justice S.V.N. Bhati reiterated. Reiterated का क्या मतलब होता है? Reiterated का मतलब रिपीट करना, वापस उस चीज पे एम्फेसिस डालना जो पहले कही जा चुकी हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि फॉर प्रूविंग सेक्सुअल असॉल्ट बॉडीली इंजरीज आर नॉट एट ऑल नेसेसरी। अब देखिए इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं। इस केस में एक्चुअली हुआ क्या था कि एक एजेड 16 to 18 ईयर्स के बीच में एक लड़की थी हु वाज हैविंग अ एडोलेसेंट अफेयर विद एन अदर गाय। अब जब शी वाज हैविंग एन अफेयर, वन डे द गाय डिसाइडेड टू कम and take her away with him as they wanted to spend their life together. अब वो लड़का आता है और उस लड़की को अपने साथ लेके जाता है और लड़की खुद वॉलंटरीली अपनी विलिंगनेस से उस लड़के के साथ जाती है, उस लड़के को अकंपनी करती है। अब जब उस लड़के के साथ वो लड़की गई जो कि मात्र 16 से 18 साल के बीच की उम्र की थी, उस लड़की के फादर जो थे, उस लड़की की जो फैमिली थी, इट गॉट वेरी फ्यूरियस एंड दे एलिज्ड दैट this guy, the accused in this case, has kidnapped our daughter and they pressed the charges of punishment for kidnapping, that is section 363, procuration of a minor girl, that is section 366A, because she was a minor, she was less than 18 years of age, so this section will also apply, and they allege that the girl has been sexually assaulted and thus the charges of sexual assault should also be pressed against her. तो sexual assault के जो charges थे section 354 वो भी उस accused पर लगाए गए। अब केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने सारी कंटेंशन सुनी और जो प्रोसिक्यूशन का केस था, प्रोसिक्यूशन मतलब जो लड़की की जो फैमिली थी, लड़की की फैमिली को, लड़की को जो रिप्रेजेंट कर रही थी साइड, उसको प्रोसिक्यूशन कहेंगे, प्रोसिक्यूशन के केस को सिरे से खारिज कर दिया। अब क्या रीजन था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को सिरे से खारिज किया? देखिए लॉ पॉइंट यहां पे क्या इन्वॉल्व है, सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी दैट टॉक्स अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट। अच्छा ये बात और ध्यान रखिएगा कि रेप 354B, C, D, gang rape, all these offenses are an aggravated form of sexual assault only.
तो ऐसा नहीं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि 354 सेक्सुअल असॉल्ट लिखा है तो बाकी केसेस सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं होंगे. व्हाट इज रेप, व्हाट इज गैंग रेप? बोथ ऑफ दीज आर जस्ट एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, a more heinous kind of sexual assault. Okay, so 354 आईपीसी की जब हम बात करते हैं तो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज डेवलप दिस हैबिट टू स्टडी क्रिमिनल लॉ इन टर्म्स ऑफ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन. जिस दिन आप ये सीख जाएंगे कि उस पर्टिकुलर सेक्शन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यू विल नेवर, मार्क माय वर्ड, यू विल नेवर गेट अ क्वेश्चन रॉन्ग ऑन क्रिमिनल लॉ. ओके, सो अब अगर हम देखें कि लॉ पॉइंट इन्वॉल्व इसमें क्या था, लॉ पॉइंट इसमें इन्वॉल्व था सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी. और सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी क्या कहता है? assault or use of criminal force against a woman, which tells us that it is not a gender neutral offense. This offense can only be committed against a woman. Assault or use of criminal force against a woman with the intent, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, with the intent to outrage, with the intent to outrage the woman's modesty, महिला की गरिमा को आउटरेज करने के इंटेंशन से आपने कोई काम किया, या फिर जो आपने काम किया आपको नॉलेज थी, या तो आपने मोडेस्टी आउटरेज करने के इंटेंट से, इंटेंशन इज व्हाट, इंटेंट इज व्हाट, इंटेंशन. तो या तो आपने जो एक्ट करी इस इंटेंशन से करी कि मैं उस महिला की मॉडेस्टी को आउटरेज करूंगा, या फिर जो आपने एक्ट करी आपको नॉलेज थी कि मेरे इस एक्ट करने से उस महिला की मॉडेस्टी आउटरेज होगी, विद द नॉलेज दैट देयर एक्शंस आर लाइकली टू आउटरेज द मॉडेस्टी. तो दो एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए सेक्सुअल असॉल्ट के, पहला इंटेंशन और दूसरा नॉलेज. अब इंटेंशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है, ये जब हम आपको डिटेल में जब आईपीसी पढ़ाएंगे तब बताया जाएगा. बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको बताऊं तो इंटेंशन इज अ हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया, whereas knowledge is a lesser degree of menstruia. So it is easier to prove knowledge, whereas it is difficult to prove intention. तो दो essential elements, intention and knowledge. तो या तो आपके पास इंटेंशन थी कि मैं जो करूंगा इस इंटेंशन से करूंगा कि इस महिला की गरिमा को आउटरेज करूं, या फिर आप जो एक्ट कर रहे थे आपके दिमाग में ये नॉलेज थी, आपका इंटेंशन नहीं था, बट आपको इस बात की नॉलेज थी कि मैं जो करूंगा उससे इस महिला की गरिमा का आउटरेज हो सकता है. आई कैन बाय माई एक्शंस वेरी मच आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ दिस वुमन. अब क्योंकि आपने 354 के चार्जेस प्रेस करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात, पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग का सेक्शन जो चार्ज आपने लगाया, इट विल नॉट सस्टेन. व्हाई? बिकॉज हमने ऊपर डिस्कस करा दैट द गर्ल वेंट अवे विद दैट मैन ऑन हर ओन, वॉलेंटरीली, ऑन आउट ऑफ हर ओन विलिंगनेस. उसको जबरदस्ती वो आदमी लेकर नहीं गया, जो बच्ची थी वो अपनी विलिंगनेस से, खुद वॉलेंटरी अपनी विल से उस लड़के के साथ गई, तो इसलिए किडनैपिंग का सवाल नहीं बनता. सिमिलरली प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल भी नहीं बनता. क्यों? क्योंकि यहां पर वो जो लड़की थी वो अपनी खुद की मर्जी से उस लड़के के साथ गई. ठीक है, अब बचा सेक्सुअल असॉल्ट. अब सेक्सुअल असॉल्ट के जो चार्जेस थे वो हाई कोर्ट ने ड्रॉप कर दिए थे, पर किडनैपिंग और प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल, इन दोनों चार्जेस पे हाई कोर्ट ने एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया. बट जो सेक्सुअल असॉल्ट का चार्ज था उस पे हाई कोर्ट ने उसे एक्विट कर दिया था. सेक्सुअल असॉल्ट का जो चार्ज था उसको ड्रॉप कर दिया था, सेक्सुअल असॉल्ट के चार्ज को ड्रॉप कर दिया था हाई कोर्ट ने, मगर ये दोनों चार्जेस एज इट इज सस्टेन करे. अब हाई कोर्ट ने रीजनिंग ये दी सेक्सुअल असॉल्ट के चार्ज को ड्रॉप करने के लिए कि देयर वर नो बॉडीली इंजरीज ऑन द बॉडी of the female who was allegedly sexually assaulted, and this was determined in the medical examination done by the doctors.
डॉक्टर्स ने मेडिकल एग्जामिनेशन करी और मेडिकल एग्जामिनेशन में रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने यह कहा कि वो जो लड़की थी, वो जो माइनर गर्ल थी, उसके पूरे बॉडी पर कहीं भी कोई इंजरी नहीं थी, कोई भी इंजरी मार्क्स उसकी बॉडी पर नहीं थे। और इस सोल रीजन की वजह से हाई कोर्ट ने सेक्सुअल असॉल्ट का जो चार्ज था उसको ड्रॉप कर दिया और रह गए खाली दो चार्जेस, प्रोक्यूरेशन ऑफ अ माइनर गर्ल एंड पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। अब जब यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना तो इस केस में प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल का चार्ज बनता और ना ही पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग का चार्ज बनता, क्योंकि दोनों ही केसेस में इनवॉलेंट्री तरीके से आपको उसे लेके जाना होगा, वो अपनी विलिंगनेस से ना जाए। दिस इज अ मैंडेटरी कंडीशन फॉर दीज टू सेक्शंस। बट यहां पर जो गर्ल थी, जो माइनर गर्ल थी, वो अपनी इच्छा अनुसार उस लड़के के साथ गई, तो ये दोनों चार्जेस तो ड्रॉप हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों चार्जेस ड्रॉप कर दिए। उसके बाद जब सेक्सुअल असॉल्ट की बारी आई, सेक्सुअल असॉल्ट का चार्ज ऑलरेडी हाई कोर्ट ने ड्रॉप कर दिया था, तो हाई सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में बात ही नहीं होनी थी, क्योंकि ये चार्ज ही नहीं था, चार्जशीट में ये चार्ज प्रेजेंट ही नहीं था। बट सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए इट थॉट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दिस डाउट दैट इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट बॉडीली इंजरी शुड बी प्रेजेंट फॉर कन्विक्शन अंडर द चार्ज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। बॉडीली इंजरीज का होना जरूरी नहीं है। अगर आपको सेक्सुअल असॉल्ट प्रूव करना है तो इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव बॉडीली इंजरीज। फर्दर द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट इज अ कॉमन मिथ दैट सेक्सुअल असॉल्ट मस्ट लीव इंजरीज। इट इज अ मिथ। यह एक भ्रम है कि जब भी किसी महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होगा तो इंजरीज होंगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है गन पॉइंट पर उस महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा हो, या उसको थ्रेट दिया जा रहा हो कि अगर तुमने जरा सा भी रेजिस्टेंस दिखाया तो तुम्हारे को जान से मार दिया जाएगा या तुम्हारी फैमिली को जान से मार दिया जाएगा, जिसके डर से हो सकता है उस महिला ने रेजिस्ट ना करा हो, रेजिस्टेंस शो ना करी हो, और रेजिस्टेंस शो नहीं करेंगी इसलिए बॉडीली इंजरीज होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज bodily injuries are not present does not mean that you cannot be convicted under the charge of sexual assault. This was made absolutely clear by the Supreme Court. The court further opined that victims respond to trauma in varied ways, influenced by factors such as fear, shock, social stigma और feeling of helplessness. ऐसा हो सकता है कि वो जो महिला थी, वो जो बच्ची थी, जब उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा था तो वो अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रही हो और इसलिए रिटेलिएट ना कर पाई हो। तो इस वजह से कन्विक्शन अंडर सेक्सुअल असॉल्ट, दैट इज सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी, अगर सस्टेन करना है तो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप बॉडीली इंजरीज प्रूव करो। बिना बॉडीली इंजरी के भी, एक सिंगल बॉडीली इंजरी के बिना भी सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी में कन्विक्शन सस्टेन हो सकता है इफ otherwise the case is proved. So Supreme Court decided all the contentions of the prosecution in negative because sexual assault का charge High Court ने ही drop कर दिया और punishment for kidnapping और procuration of minor girl establish नहीं हो पाए because the girl went willingly. Now moving on to the next case, Lakshmi Das versus State of West Bengal and others. Now this case is on a very vital and very confusing point of law. I have seen law students getting very confused regarding the concept of abetment and abetment to suicide. Now let's talk about it. देखिए, कोर्ट ने इस केस में, पहले मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूं। तो इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह थे कि एक महिला थी जिनका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अब उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शी वॉज इन लव विद दैट गाय एंड दैट गाय वांटेड टू मैरी हर, बट दोनों के बीच में कुछ स्कफल्स होते हैं, कुछ डिफरेंसेस आते हैं और उन डिफरेंसेस की वजह से दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं।
और कुछ टाइम बाद जो एक्यूज्ड होता है, जो लड़का है, एक्यूज्ड यहां पर है लड़के की मदर लक्ष्मी दास जी, जो एक्यूज्ड होता है, जो लड़का है, वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब क्योंकि वो ये कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, जो जो डिसीज्ड होती है, डिसीज्ड यहां पे कौन है? द गर्ल हु कमिटेड सुसाइड। ये बात सुनकर जो डिसीज्ड होती है वो बहुत दुखी हो जाती है, और दुखी हो जाती है तो वो एक दिन जाती है और ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देती है, अपने प्राण त्याग देती है। अब इस घटना का जैसे ही लड़की के घर वालों को पता लगता है तो वो एकदम शॉक में आ जाते हैं, और वो लड़के के और लड़के के मदर के अगेंस्ट केस कर देते हैं, चार्जेस प्रेस करते हैं। किस चीज के? सेक्शन 107 रेड विथ सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी, दैट इज अबेटमेंट टू सुसाइड। लड़की के घर वाले चार्जेस प्रेस करते हैं अबेटमेंट टू सुसाइड के। अब देखिए, अबेटमेंट टू सुसाइड का आपने चार्ज प्रेस करा, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अबेटमेंट टू सुसाइड में कन्विक्शन सस्टेन करने के लिए देयर शुड बी अ पॉजिटिव एक्ट दैट पुशेस द डिसीज टू द एज, कि एक ऐसा पॉजिटिव एक्ट होना चाहिए जो डिसीज्ड को बिल्कुल एज तक ले जाए, जो बिल्कुल सीमा पार करा दे उसके कंट्रोल की, जो उसको इतना ज्यादा अबेट कर दे, इतना ज्यादा इंस्टिगेट कर दे कि वो मजबूर हो जाए और वो ये सोचे कि अब तो सुसाइड करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। आप इतने कटु वाक्य उस व्यक्ति को बोल दो कि आप उसे मजबूर कर दो और वो ये सोचे कि मुझे अब सुसाइड करनी ही पड़ेगी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। कोर्ट ने कहा कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसअप्रूवल और कैजुअल रिमार्क्स एंड एक्चुअल इंस्टिगेशन दैट क्रिएट सर्कमस्टांसेस लीविंग नो ऑप्शन बट सुसाइड। अब देखिए इस केस में हुआ क्या था कि जो लक्ष्मीदास जी हैं, जो एपेलेंट हैं लक्ष्मीदास जी, ये उस लड़के की मदर हैं। अब इन्होंने एक बार उस लड़की को यह कह दिया था, लड़की इनके पास आई इनके लड़के से बात करने, लड़के ने कहा मैं बात नहीं करना चाहता। लड़की लक्ष्मीदास जी के पास गई और बोली कि मैं उसके बिना मर जाऊंगी। लक्ष्मीदास जी ने रिप्लाई करा इस बात का, उसकी इस क्वेरी का, ये देखिए यहां पे लिखा है शी, लक्ष्मीदास जी ने रिप्लाई करा शी नीड नॉट बी अलाइव एंड माइट डाई। लड़की ने बोला शी कैन नॉट लिव विदाउट हर लवर बाबू। लड़के का नाम क्या था? बाबू। तो जब उसने कहा कि मैं बाबू के बिना नहीं जिंदा रह पाऊंगी, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूं, मैं उसके बिना मर जाऊंगी, तो जो बाबू की मदर थी उन्होंने कहा कि ठीक है आप मर जाइए, आप जिंदा मत रहिए, और इतनी बात कहकर वो घर के अंदर चली गई। कुछ दिन बाद द गर्ल कमिट्स सुसाइड इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन। घर वाले लड़की के चार्जेस प्रेस करते हैं कि लक्ष्मी दास ने जो स्टेटमेंट हमारी बेटी से कहा कि ठीक है आप मर जाइए जाके, इस स्टेटमेंट से वो इतनी इंस्टिगेट हो गई, इतनी अबेट हो गई कि उसने जाकर आत्महत्या कर ली, और इसलिए लक्ष्मीदास जी को कन्विक्शन सस्टेन कराना चाहिए अंडर सेक्शन 107 रेड विथ 306 ऑफ आईपीसी, दैट इज अबेटमेंट टू सुसाइड। कोर्ट ने इसमें कहा कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसअप्रूवल और कैजुअल रिमार्क्स। अब यहां पर लड़के की मां ने जब लड़की को कहा कि ठीक है आप जाइए, मर जाइए, मत रहिए जिंदा, तो इट इज अ वेरी कैजुअल रिमार्क्स। जैसे कभी कभी जब हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमसे गुस्सा होकर कहते हैं कि ठीक है चले जाओ तुम यहां से, तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें इंस्टिगेट कर रहे हैं कोई गलत कदम उठाने के लिए। इट इज अ वेरी कैजुअल रिमार्क। ऐसा वो इसलिए कहते हैं सो दैट दे कुड डिसिप्लिन अस, हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करें और हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। तो कोर्ट ने कहा देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसअप्रूवल और कैजुअल रिमार्क्स एंड एक्चुअल इंस्टिगेशन दैट क्रिएट सर्कमस्टांसेस लीविंग नो ऑप्शन बट सुसाइड। कि एक ऐसे मियर डिसअप्रूवल में, एक डिसअप्रूवल में या एक कैजुअल रिमार्क में और
एक तरफ एक डिसअप्रूवल और कैजुअल रिमार्क, और दूसरी तरफ एक ऐसा स्टेटमेंट जो सच में इंस्टिगेटिव इन नेचर हो। दोनों स्टेटमेंट्स में जमीन आसमान का अंतर होता है, और एक कैजुअल रिमार्क या डिसअप्रूवल के बेसिस पे आप अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज नहीं लगा सकते, उसे प्रूव नहीं कर सकते, और 306 रेड विद 107 में कन्विक्शन आप सस्टेन नहीं कर सकते। कोर्ट ने इस केस में सारे फैक्ट्स के बेसिस को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंची कि द वर्ड यूज्ड बाय मिस लक्ष्मी दास, दैट क्या वर्ड यूज करे, शी नीड नॉट बी अलाइव एंड माइट डाई, दे डिड नॉट rise to a level of direct or even indirect instigation which would in result in consequence abet suicide। तो क्योंकि जो लक्ष्मीदास जी के शब्द थे वो इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं थे कि उनको सुनकर कोई आम इंसान, कोई नॉर्मल प्रूडेंट रीजनेबल इंसान सुसाइड कमिट कर बैठे, तो कोर्ट ने कहा कि लक्ष्मीदास जी का इसमें कोई भी गुनाह नहीं है और उनको तुरंत बाइज्जत बरी किया जाए। एंड एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट एक्विटेड मिस लक्ष्मी दास ऑफ द चार्ज फ्रॉम 107 रेड विद 306 IPC। I think I have made myself clear. Now, moving forward, XXX versus Fortis Hospital, Mohali and others 2025। देखिए अभी तक जो हमने तीनों जजमेंट्स पढ़े वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे, बट अब हम जो जजमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं दे आर द जजमेंट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, एंड द नेक्स्ट जजमेंट वुड बी ऑफ केरला हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजमेंट्स की परसुएसिव वैल्यू होती है, दे आर नॉट बाइंडिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट, बट कुछ हाई कोर्ट जजमेंट्स इतने वाइटल इंपॉर्टेंस के होते हैं कि उनको पढ़ना हमारे लीगल एक्यूमेन को इंक्रीज करने के लिए बेहद जरूरी होता है। एंड स्पेशली when you will be appearing in the exam of that respective state, तो अगर आप पंजाब एंड हरियाणा के एग्जाम में बैठेंगे और वहां पर इस केस लॉ को मेंशन करते हैं तो इट विल फेच यू मार्क्स, बिकॉज उस पर्टिकुलर स्टेट में उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के जजमेंट्स आर बाइंडिंग इन नेचर। तो XXX वर्सेस फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली एंड अदर्स, अब देखिए इस केस में क्या हुआ था। ये जो केस है बेसिकली बेस्ड है, यहां पर इस केस में जो लॉ पॉइंट है दैट इज Section 3 and Rule 3 capital B of Medical Termination of Pregnancy Act 1971। इस केस में क्या हुआ, लेट्स कम टू द फैक्ट्स। एक कपल था जिनके बीच में शादी नई नई हुई, स्टार्टिंग में बड़ा प्यार था, बट धीरे धीरे उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आने लगे। जो लड़का था उसकी जो फैमिली थी वो महिला के साथ क्रूअल्टी करती थी, फिजिकली अब्यूज करते थे, उसके साथ मारपीट करी जाती थी, और कांस्टेंट डिमांड्स ऑफ डाउरी उस महिला से करी जा रही थी। एक बार हस्बैंड ने उस महिला के साथ बदतमीजी करी, उसे मारा और घर से बाहर निकाल दिया, और 2 दिन बाद वापस घर में लेकर। एक दूसरे इंस्टेंस में उस महिला के प्राइवेट मोमेंट्स को कैमरा लगाकर हस्बैंड ने रिकॉर्ड करने की कोशिश भी करी, और क्रूअल्टी, फिजिकल अब्यूज और डिमांड्स फॉर डाउरी ये सब तो बिल्कुल कांस्टेंट थी। रोज उससे बोला जाता था कि हमें इतना लाख का दहेज लाइए, हमें डाउरी दीजिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इन सब चीजों से परेशान होकर एक दिन शी फाइनली डिसाइडेड टू लीव हर मैरिटल होम एंड रिटर्न टू हर पेरेंट्स प्लेस। वो अपने माता पिता के घर चली गई। इस ड्यूरेशन में while she was living with her husband at his place, and while she was undergoing this cruelty, physical abuse, demands for dowry and other sorts of harassment, she got pregnant. अब according to Medical Termination of Pregnancy Act Section 3 read with Rule 3B, it says that if you are married and you want to terminate your pregnancy, अगर आप शादीशुदा हैं और अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आपको अपने हस्बैंड का कंसेंट लेना जरूरी है। ये कहां से निकल के आती है बात, जब हम सेक्शन 3 एंड रूल 3 कैपिटल बी ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को पढ़ेंगे तो एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन से ये बात निकल कर आएगी कि अगर आप शादीशुदा हैं और प्रेग्नेंट हैं तो आप सिर्फ खुद इस बात का फैसला नहीं ले सकती कि आपको अपनी मेडिकल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है या नहीं।
इसमें आपके हस्बैंड का कंसेंट भी जरूरी है। Until and unless you are a widow or there is a change in your marital status, that is you got divorced. Now this woman who was not very financially sound approached the Honorable Punjab and Haryana High Court and pleaded the court that, my lords, I want to terminate my pregnancy because I am not in a position financially to bear the burden of this child. मैं इस मेरे पास ऐसे फाइनेंसेस नहीं है कि मैं अच्छे से इस बच्चे की परवरिश कर पाऊं, तो प्लीज मुझे अलाउ किया जाए इस मेडिकल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। हाईकोर्ट ने जब एक्ट को पढ़ा तो उन्होंने देखा कि रूल 3 और सेक्शन 3 ऑफ द एनटीपी एक्ट ये कहते हैं कि आपको अपने हस्बैंड का कंसेंट लेना जरूरी है। बट इस पर्टिकुलर केस में जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी बहुत महीनों से और क्योंकि वो बहुत महीनों से अलग रह रही थी, उनके और उनके हस्बैंड के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था। अब क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं था तो देयर वॉज नो रिजॉर्ट कि वो महिला अपने हस्बैंड को कन्विंस कर पाए टू अबॉर्ट द बेबी, टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। और क्योंकि एक्ट ये कहता है कि आपको अपने हस्बैंड की रिक्वायरमेंट है, उसका कंसेंट लेना पड़ेगा टर्मिनेशन करने से पहले प्रेगनेंसी का, तो यहां पर डाइकोटमी आ गई कि हस्बैंड का कंसेंट तो मिल नहीं सकता और जो विमेन है वो फाइनेंशियली इस पोजीशन में नहीं है कि बच्चे को पाल पोस सके, बड़ा कर सके, तो अब क्या किया जाए। तो यहां पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बहुत ही लिबरल और प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन करी सेक्शन 3 और रूल 3B की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अ चेंज इन मैरिटल सर्कमस्टांसेस, मटेरियल सर्कमस्टांसेस कैन अराइज व्हेन अ वुमन इज अबैंडन्ड बाय हर फैमिली और पार्टनर। कि सर्कमस्टांसेस में एक मटेरियल चेंज आ सकता है अगर महिला का हस्बैंड या उसकी फैमिली उसको अबैंडन कर दे, उसको छोड़ दे, which may place her in a less advantageous position personally and financially। क्योंकि फाइनेंशियली उसके पास हो सकता है फंड्स ना हो उस बच्चे की देखभाल करने के लिए, परवरिश करने के लिए। पर्सनली वी ऑल नो दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट इन आवर सोसाइटी टू बी अ सिंगल मदर, बिकॉज बहुत सारे हर्डल्स आपके सामने आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको डेली लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। कोर्ट ने कहा कि while petitioner does not fall within the purview of widow or divorcee, क्योंकि हस्बैंड अभी अलाइव था तो वो विडो नहीं थी और वो डाइवोर्स भी नहीं थी, क्योंकि लीगली उन्होंने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स नहीं लिया था, तो ना तो वो विडो है और ना ही वो डाइवोर्सी है, तो ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड का कंसेंट तो मैंडेटरी है। तो कोर्ट ने कहा कि while the petitioner does not fall under the purview of widow or divorcee, her decision to live separately from her husband without legal divorce still qualifies। her decision to live separately, अपने भले ही उन्होंने लीगली डाइवोर्स नहीं लिया हो, बट फिर भी बिना लीगल डाइवोर्स लिए वो अपने हस्बैंड से इतने दिनों से, इतने महीनों से अलग रह रही थी, सेपरेट रह रही थी, तो इट विल स्टिल क्वालिफाई हर for pregnancy termination under a purposive interpretation of law of change of marital status। जहां पर ऑल्दो लीगली उनका मैरिटल स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, मगर कोर्ट ने एक बहुत ही पर्पसिव और बहुत ही प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन कर कहा कि भले ही उन्होंने डाइवोर्स नहीं लिया, लीगली वो डाइवोर्सी नहीं है, बट वो अपने हस्बैंड से अलग तो रह रही है ना, लीगली वो डिवोर्स नहीं है, बट सोशली तो वो डाइवोर्स लाइफ ही जी रही हैं, और क्योंकि सोशली वो एक डाइवोर्स लाइफ जी रही हैं, तो शी विल क्वालिफाई फॉर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन बाय यूजिंग अ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस। या चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस कैसे हुआ? पहले वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, अब वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं अपने पेरेंट्स के घर पे, और उनके हस्बैंड से सारे टाइज उनके कट ऑफ हो चुके हैं,
कोई भी संबंध उनका उनके पति से नहीं बचा है। तो ये जो चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस है उनका, भले ही ये चेंज सोशल नेचर का हो और लीगल नेचर का ना हो, स्टिल शी विल क्वालिफाई टू गेट हर टर्मिनेशन of pregnancy done. This is what we call a very progressive and purposive interpretation of law. क्योंकि लॉ की इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जब आप पढ़ेंगे, राजस्थान जुडिशरी में आता है, उसमें आप पढ़ेंगे कि लॉ की हमेशा ऐसी इंटरप्रिटेशन करी जानी चाहिए जिससे उस लॉ का पर्पस सॉल्व हो। तो यहां पर लॉ जो है पर्पस सॉल्व कर रहा है उस पीड़ित महिला का जो ऐसे सिचुएशन में फंस चुकी है कि ना तो उनके पास फंड्स हैं अपने बच्चे को पालने के लिए, ना वो पर्सनली मेंटली इस कैपेसिटी में है कि अकेले एक बच्चे का पालन पोषण कर पाए, हस्बैंड उन्हें कंसेंट दे नहीं रहा है टर्मिनेट करने के लिए प्रेगनेंसी। तो ऐसे में वो क्या जाए, उनकी मदद कौन करेगा? उनकी मदद करने आएगा द प्रोग्रेसिव एंड पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। कोर्ट ने यह भी कहा, forcing an unwanted pregnancy could result in significant physical and emotional challenges affecting the woman's ability to pursue her life opportunities, and this, if this pregnancy is forced, then it will be a clear violation of her right to life under Article 21 of the Indian Constitution. And thus court said that you are very well allowed to terminate your pregnancy, and she was allowed, and she terminated the fetus of her fetus which was 22 weeks old. Now moving forward, the last case for today, Kabir C versus State of Kerala and another 2025, a very 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 important judgment of Kerala High Court and a topic on a topic which is very very important and contemporary in today's time. The petitioners in this case were transgender persons. जो petitioners थे इस केस में वो they belong to the LGBTQ plus community and they were the aspirants of a government job, but they were preparing for government exams. But जिस भी government exam की वो तैयारी करते थे, जब फॉर्म्स आउट होते थे तो वो देखते थे कि इस गवर्नमेंट एग्जाम को फिल करने के लिए सिर्फ मेल और फीमेल ही एलिजिबल हैं, हमारे लिए कोई रिजर्वेशन ही नहीं है कि हम इस फॉर्म को फिल कर पाए। अब कोर्ट ने देखा, उन्होंने इस कोर्ट में जाकर, केरला हाई कोर्ट में जाकर ऑनरेबल कोर्ट में अपील करी और ऑनरेबल जस्टिस ए महमूद मुश्ताक और जस्टिस पी कृष्णा कुमार से बोला कि सर हमारे लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी, यहां तक कि जनरल कैटेगरी में भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, बट हम जो शायद समाज का सबसे वंचित तबका है, हमारे लिए किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन की, किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था कानून ने नहीं करी है, जिस वजह से हम एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज से वंचित रह जाते हैं। तो हम आपसे प्लीड करते हैं कि प्लीज हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था करी जाए। जब उन्होंने बात प्लीड करी, केरला हाई कोर्ट ने, एसजी का मतलब यहां पर है स्टेट गवर्नमेंट, तो जो केरला हाई कोर्ट था, ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस भेजा कि आप रिजर्वेशन लागू करें 6 महीने के अंदर फॉर द ट्रांसजेंडर पर्संस इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि केरला स्टेट के अंदर, केरल राज्य के अंदर जितने भी एजुकेशनल एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उन सब में ट्रांसजेंडर पर्संस के लिए आप रिजर्वेशन लागू करें, और टाइमलाइन भी दी कि 6 महीने के अंदर यह रिजर्वेशन लागू हो जाना चाहिए। ये देखिए, कोर्ट ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट द रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस विद इन 6 months। कोर्ट ने इस केस में कुछ ऑब्जर्वेशंस भी करी। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर पॉलिसी बनाने का जो प्रेरोगेटिव होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, जो डोमेन होता है, वो सरकार का होता है, वो लेजिस्लेचर का होता है, और पॉलिसी बनाना कोर्ट का काम नहीं है।
बट जब लेजिस्लेचर अपना वो काम ठीक से नहीं करेगा और उस काम की वजह से किसी जाति के, किसी व्यक्ति विशेष के फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, मौलिक अधिकारों का हनन होगा, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, तो कोर्ट विल नॉट हेजिटेट टू स्टेप इन एंड एंश्योर दैट द सेम आर एनफोर्स्ड. जुडिशियल रोल इन एनफोर्सिंग द सेम एज इंपेरेटिव. इंपेरेटिव मतलब समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर तो हम पॉलिसी के डोमेन में नहीं घुसेंगे, आपको जो पॉलिसी बनाइए आप बनाइए, बट अगर हमें ऐसा लगता है कि आप अपने पार्ट पर उस पॉलिसी में एक किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष का इंक्लूजन नहीं कर रहे हैं और इस एक्सक्लूजन की वजह से उस समुदाय विशेष का मौलिक अधिकार जो है वो वायलेट हो रहा है, फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, तो ऐसे केस में हम स्टेप इन करेंगे और आपको डायरेक्शन देंगे कि उनके लिए भी ऐसी ऐसी सो एंड सो पॉलिसी बनाई जाए. सेकेंडली, कोर्ट ने कहा द कंटिन्यूड इनएक्शन बाय द गवर्नमेंट डिस्पाइट क्लियर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस लीव्स द कोर्ट विद नो चॉइस बट टू कंसिडर इशूइंग अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस टू एंश्योर कंप्लायंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मैंडेट. अब ये बात हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मैंडेट. तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मैंडेट क्या है? देखिए, एक जजमेंट आया था नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम सब नालसा जजमेंट के नाम से जानते हैं. अ वेरी फेमस जजमेंट विच केम इन 2014. इस जजमेंट में कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, both the state government and the central government, to provide reservations to the transgender community in matters of public education and public employment, to give them proper public healthcare facilities, to take notice of any sort of exploitative activities being performed with them. तो नालसा जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इस तरीके से इंश्योर करे, पॉलिसी बनाकर, कि ट्रांसजेंडर पर्संस को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिले, पब्लिक एजुकेशन से उनको एक्सेस मिले, वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज उन्हें मिले और वो समाज में एक इंक्लूसिव सोसाइटी का पार्ट बन सके और आगे अपनी कम्युनिटी को लेके जा सके. तो ये हुआ लीगल मैंडेट. क्यों? क्योंकि एक लीगल प्रेसिडेंट हमारे पास है जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन की बात करी गई. अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स टू ऑल ऑफ अस द राइट टू लाइफ, एंड राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट कंसिस्ट ओनली अ मियर एनिमल एग्जिस्टेंस. राइट टू लाइफ मींस राइट टू लाइफ विद डिग्निटी. और डिग्निटी के साथ आप जीवन कब जिएंगे? जब आपके पास अच्छी सेहत हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो. तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मैंडेट जो दोनों नालसा जजमेंट के थ्रू आ चुके हैं, कोर्ट ने बोला कि आप उस डायरेक्शन, हम आपको डायरेक्शन देते हैं, एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आप उस जजमेंट का, नालसा जजमेंट का कंप्लायंस करें और रिजर्वेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें. कोर्ट ने यह भी बोला कि ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 जो कि पार्लियामेंट ने इनेक्ट करी थी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ नालसा जजमेंट, उस एक्ट के अंदर यह लिखा हुआ है कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. और उस एक्ट में साफ साफ शब्दों में बात लिखी हुई है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि उनको एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाए, क्योंकि एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट. और क्योंकि ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, इसलिए आपको इंश्योर करना है कि उनके पास ये तमाम अपॉर्चुनिटीज हो, ताकि वो लोग भी, उनका समाज भी, जिस तबके से वो आते हैं वो तबका भी फ्लरिश कर पाए और प्रॉस्पर हो पाए. Court ordered the government,
द रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन विद इन द 6 months, ये हमने जैसे ऊपर डिस्कस करा कि कोर्ट ने बोला कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी मैंडेटरी है. So this was also a very progressive judgment, and that is for today. We will again meet day after tomorrow with the second part of the series. Till then, take care and keep studying. Thank you.